हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। और प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में देखिए पिछली वीडियो में हमने बात किया था बिनाइन ट्यूमर्स की, ठीक है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाली पहली वाली लाइन पिछली बार में नहीं इलेबोरेट किए थे उतना, तो यहाँ पे फिर से इलेबोरेट कर देते हैं ये वाली लाइन कि मेटास्टैटिक डिजीज इज मोर कॉमन देन प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। तो यहाँ पे बोन की बात की जा रही है कि बोन में मेटास्टैटिक डिजीज हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में कैंसर होगा और वहाँ से मेटास्टेसाइज होकर आके ये बोन में आ जाएगा और बोन में हमको मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिक डिजीज, ठीक है। और प्राइमरी बोन ट्यूमर ये जो होता है ये भी होता है, तो ये सारे प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हैं, लेकिन ये कम कॉमन होते हैं। ज़्यादा कॉमन बोन में हमको मेटास्टैटिक डिजीज देखने को मिलती है। तो ये हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, ठीक है, जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात किए ऑस्टियोसार्कोमा। तो देखिए ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का ही जब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो इसको हम ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या होता है, देखिए हम कुछ चीज़ें बता दें कि मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रेन, ठीक है। तो चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर यही हमारा है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया कि मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन ट्यूमर, तो मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन ट्यूमर भी ऑस्टियोसार्कोमा ही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें बोन की नहीं, मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर तो ब्लड कैंसर होता है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन ट्यूमर की बात करें तो ये ऑस्टियोसार्कोमा होता है। और ये मोस्ट कॉमन रेडियो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, रेडिएशन इंड्यूस्ड। और इसमें जो है T10 प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। और T10 प्रोटोकॉल में मेन चीज़ क्या होती है, हाई डोज मीथोट्रॉक्सेट हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल थी। बस यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा हमको याद रखना है कि ऑस्टियोब्लास्ट का ट्यूमर होता है, वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो इसको हम ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा बोलते हैं। तो देखिए इसकी एपिडेमोलॉजी के बारे में बताया गया कि अकाउंट फॉर 20% ऑफ प्राइमरी बोन कैंसर्स। तो जितने भी बोन कैंसर हैं प्राइमरी बोन कैंसर्स, उसमें जो है 20% हमारा ऑस्टियोसार्कोमा ही होता है। और बच्चों में बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक। और उसको फिर देखिए इसके दो पीक होते हैं, ठीक है। ये बाईफेजिक होता है, एक 10 से 20 साल में हमको देखने को मिलता है और 40 से 60 साल के बीच में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 10 से 20 साल के बीच में जो देखने को मिलता है इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। तो ये देखिए पीक इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इन मेल लेस देन 20 ईयर, तो 20 साल से पहले, ठीक है, 10 से 20 साल के बीच में देखने को मिलता है। और लेस कॉमन इन ओल्डर, और ओल्डर में भी देखने को मिलता है लेकिन ये लेस कॉमन होता है और यूजुअली सेकेंडरी टू प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। और एल्डर्स में जो देखने को मिलता है ना, ये 40 से 60 के बीच में, इसमें दूसरे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से हमको ऑस्टियोसार्कोमा देखने को मिलता है। जैसे पेजेट्स डिजीज है और बोन इन्फेक्शन है या रेडिएशन है या फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा है या इसी तरीके से ले फ्रॉमिनी सिंड्रोम है। तो ले फ्रॉमिनी सिंड्रोम क्या होता है हम बताए थे। देखिए ले फ्रॉमिनी सिंड्रोम के बारे में अलग से हम बात कर चुके हैं सेल साइकिल के टॉपिक में। एक बार फिर से यहाँ पे इसको रिकॉल कर दें कि इसमें जो होता है 4 बी होते हैं, बी 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 बी, ठीक है। बोन, ब्लड, ब्रेन और ब्रेस्ट, ठीक है। तो देखिए बोन में भी हमको देखने को मिलता है। बोन ट्यूमर जो होता है इसको हम ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम में बोलते हैं। और ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो P53 होता है ना, ये P53 ये म्यूटेट हो जाता है। और P50 हमारा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जब P53 म्यूटेट हो जाएगा तो हमको ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। इस वजह से हमको अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये कॉज करेगा मेलिग्नेंसी। तो ये देखिए ऑस्टियोसार्कोमा कॉज करेगा, ठीक। तो ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम इसका कॉज है। तो यहाँ पे देखिए एपिडेमोलॉजी में बस यही बताया गया कि 20% जितने भी प्राइमरी बोन कैंसर होते हैं इसमें 20% यही होगा। और इसके दो पीक होते हैं, मीन्स इसके दो फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है ये प्राइमरी फेज होता है और ये बच्चों में देखने को मिलता है 10 से 20 साल के एज में। और दूसरा फेज 40 से 60 साल के लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सेकेंडरी कॉज होता है, मीन्स ये सेकेंडरी होता है, इससे पहले कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। जैसे पेजेट्स डिजीज है, बोन इन्फेक्ट से रेडिएशन है, फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा है और ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम है, ठीक। और इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए लोकेशन हम पहले से यहाँ पे बता दिए थे कि ये देखिए लोकेशन यहाँ पे कि यहाँ पे ये दोनों और ये तीनों को छोड़ के बाकी सारे ये हमारे होंगे मेटाफाइसिस वाले। तो यही यहाँ पे देखिए इसकी लोकेशन क्या, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ एन इन नी रीजन, तो इसकी लोकेशन हो गई। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो देखिए पीलियोमॉर्फिक ऑस्टियोइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। तो पीलियोमॉर्फिक ऑस्टियोइड प्रोड्यूसिंग सेल इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और मेलिग्नेंट ऑस्टियोब्लास्ट तो वही है ना कि मेलिग्नेंट ऑस्टियोब्लास्ट जो होगा मेलिग्नेंट होगा, तो वही है पीलियोमॉर्फिक ऑस्टियोइड प्रोड्यूसिंग सेल। और प्रेजेंट एज पेनफुल इनलार्जिंग मास ओवर पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, तो जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होंगे ना उसके आसपास इनलार्जिंग मास होंगे और ये पेनफुल होंगे। और इसी को हम बोलते हैं कॉडमैन ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉडमैन ट्रायंगल देखिए क्या होता है, यहाँ पे पहले देखिए बताया गया कि फ्रॉम एलिवेशन ऑफ पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम के एलिवेशन की वजह से हमको कॉडमैन ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम कॉडमैन ट्रायंगल दिखाएं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हुआ और ये जो है
कॉर्डमैन ट्राइंगल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमको कॉर्डमैन ट्राइंगल ऐसे देखने को मिला, ठीक। तो ये कॉर्डमैन ट्राइंगल हमको देखने को मिलेगा। और इसमें और क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए सन ब्रस्ट पैटर्न ऑन एक्सरे। जब हम एक्सरे करेंगे तो सन ब्रस्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए सन ब्रस्ट पैटर्न ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए सन ब्रस्ट पैटर्न है, ठीक है। और ये देखिए कॉर्डमैन ट्राइंगल है ऐसे, ये तो ये हो गया हमारा। और उसके अलावा फिर क्या है, थिंक ऑन एन ऑस्टियोकॉर्ड, ठीक है। तो देखिए थिंक ऑन एन ऑस्टियोकॉर्ड, तो ऑस्टियोकॉर्ड यहाँ से देखिए कॉर्ड से हो गया हमारा कॉर्डमैन ट्राइंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बोन फिश स्विमिंग इन द सन, तो सन से हो जाएगा हमारा सन ब्रस्ट, ठीक। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे कि इसमें कॉर्डमैन ट्राइंगल देखने को मिलेगा। ऑस्टियोसार्कोमा में देखिए यहाँ ऑस्टियो से रिलेट किया गया, ठीक है। ऑस्टियोकॉर्ड यानी ऑस्टियोसार्कोमा में हमको कॉर्डमैन ट्राइंगल देखने को मिलेगा और सन ब्रस्ट हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा में। और उसके बाद फिर देखिए बताया कि ये एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोसार्कोमा ये एग्रेसिव होता है। और साथ साथ क्या बताया गया कि प्राइमरी यूजुअली रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी या कीमोथेरेपी, ठीक है। तो जो प्राइमरी होता है, जो ये हमको यंग एज में देखने को मिलता है 10 से 20 साल के बीच में, ये जो होते हैं ये सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। जबकि ये जो सेकेंडरी होता है 40 से 60 साल, तो ये दूसरे उसके वजह से होता है, ठीक है, दूसरी डिसीज़ की वजह से इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, यही यहाँ बताया गया। और उसके बाद फिर अगला क्या है, कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो देखिए कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉन्ड्रोसाइट से होता है और ये मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स, और ये मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में देखने को मिलता है और उसमें भी 50 साल से ज़्यादा में, ठीक है। कॉन्ड्रोसार्कोमा हमको 50 साल से ज़्यादा के लोगों में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए मेडुला और पेल्विस, तो पेल्विस का मेडुला इन्वॉल्व होता है, प्रॉक्सिमल फीमर एंड ह्यूमरस, तो प्रॉक्सिमल फीमर एंड ह्यूमरस ये इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा में। और ट्यूमर ऑफ मैलिग्नेंट कॉन्ड्रोसाइट, तो यहाँ पे हम वही बताया कि कॉन्ड्रोसाइट का ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और यहाँ पे देखिए लिटिक मोर देन 50% केसेस विद इंट्रालीजनल कैल्सिफिकेशन, तो 50% से ज़्यादा जो केसेस होंगे वो इंट्रालीजनल कैल्सिफिकेशन उसमें देखने को मिलेगा। एंड ऑस्टियल इरोजन देखने को मिलेगा और कॉर्टेक्स ब्रीच अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, पॉपकॉर्न या रिंग एंड आर्क कैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए पॉपकॉर्न या रिंग कैल्सिफिकेशन, देखिए पॉपकॉर्न की तरह ये दिखेगा, ठीक है। तो ये इसकी फाइंडिंग हो गई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इविंग सार्कोमा की, ठीक है। तो इविंग सार्कोमा क्या होता है, तो देखिए ये एपिथेलियल सेल से ड्राइव होता है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल से ये ड्राइव होता है। और मोस्ट कॉमन इन वाइट पेशेंट, तो वाइट पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जनरली मेल्स लेस देन 15 ईयर ओल्ड, तो ये 5 साल से कम में जनरली देखने को मिलता है। और अगर हम एज की बात करें एक रेंज की, तो 5 से 25 साल के लोगों में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5 से 25 साल के लोगों में देखने को मिलता है और जनरली ये 15 साल से कम में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन इन सेकेंड डीके, तो वही है कि सेकेंड डीके में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इविंग सार्कोमा। और फर्स्ट डीके में भी ये देखने को मिलता है। और फर्स्ट डीके में अगर कोई ट्यूमर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, तो हमको इविंग सार्कोमा ही देखने को मिलता है। तो फर्स्ट डीके में सबसे ज़्यादा अगर कोई देखने को मिलता है इविंग सार्कोमा, और इविंग सार्कोमा खुद जो है ये सेकेंड डीके में ज़्यादा कॉमन होता है। ये दोनों चीज़ में फ़र्क समझ में आ गया। और इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, यहाँ पे देखिए हम दिखाए थे कि इविंग सार्कोमा जो होता है ये देखिए यहाँ पे ये डायफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन में हमको देखने को मिलता है। तो ये लोकेशन हो गई इविंग सार्कोमा की। और उसके अलावा फिर क्या है, स्पेशली फीमर में देखने को मिलेगा और पेल्विक फ्लैट बोन में देखने को मिलेगा। और इसमें मेल ज़्यादा अफेक्ट होंगे फीमेल से, ये हुआ। और उसके बाद फिर बताया गया कि एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल ऑफ न्यूरो एक्टोडर्मल या मीजनकाइमल ओरिजिन, ठीक है। तो यही देखिए मीजनकाइमल ओरिजिन के ये सेल होंगे, वही इविंग सार्कोमा क्या होगा, मीजनकाइमल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। और रिसेंबल लिम्फोसाइट्स, तो ये लिम्फोसाइट की तरह दिखेंगे। एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म, तो ये देखिए न्यूरो एक्टोडर्म, ये देखिए यहाँ पे ये जो है लिम्फोसाइट से असेंबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्लू सेल, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए, तो इसी को यहाँ पे बताया गया कि एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल्स ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म मीजनकाइमल ओरिजिन होंगे और रिसेंबल लिम्फोसाइट्स की तरह दिखेंगे। और डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंडीशन विद सिमिलर मार्फोलॉजी, तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे सिमिलर मार्फोलॉजी के हमको फीचर देखने को मिलते हैं जैसे इसमें, तो उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जैसे लिम्फोमा है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है, इससे हम इविंग सार्कोमा को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो देखिए टेस्टिंग फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ 1122, ठीक है, 1122 ट्रांसलोकेशन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 11 क्रोमोसोम से 22 के बीच में यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा जीन का, तभी हमको इविंग सार्कोमा देखने को मिलता है। तो
अगर हमको इस तरह की मॉर्फोलॉजी देखने को मिले ना एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल्स, तो हम गेस करेंगे कि ये इविंग सार्कोमा भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फ्यूजन प्रोटीन EWS-FLI1 इसका जो होता है ये ट्रांसलोकेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अनियन स्किन देखने को मिलता है और पेरी ऑस्टियल रिएक्शन, तो यहाँ पे अनियन स्किन और पेरी ऑस्टियल रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। और ये एग्रेसिव होता है विद अर्ली मेटास्टेसिस, तो ये अर्ली मेटास्टेसिस से एग्रेसिव होता है बट रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, लेकिन कीमोथेरेपी में रिस्पॉन्सिव होता है। एग्रेसिव तो है लेकिन रिस्पॉन्सिव कीमोथेरेपी में। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए 1122 = 33 और पैट्रिक्स इविंग जर्सी नंबर जो होता है ये 33 था, ठीक है। इविंग्स तो इविंग में 1122, इससे हम इसको याद रखेंगे। तो इविंग सार्कोमा में 1122 ट्रांसलोकेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज मैलिग्नेंट ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ऑस्टियोसार्कोमा की बात की और ऑस्टियोसार्कोमा में हम कॉडमैन ट्रायंगल देखेंगे या सनब्रस्ट पैटर्न देखेंगे। तो ये दोनों हम देख लिए और इसको कैसे याद रखेंगे ये भी हम बात कर लिए। और कॉन्ड्रोसार्कोमा बात किए, तो कॉन्ड्रोसार्कोमा ये देखिए हम यहाँ पे बात की पॉपकॉर्न या रिंग आर्क कैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिखा दिए। और उसके बाद सिर्फ इविंग सार्कोमा की बात की कि यहाँ पे जो होता है मीसेनकाइमल ये ट्यूमर होता है और ये जो होता है बिल्कुल सेम होता है लिम्फोमा या क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरह। इस वजह से इविंग सार्कोमा में हमको ट्रांसलोकेशन चेक करना जरूरी होता है और ट्रांसलोकेशन इसमें 1122 ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखने के लिए 11 + 22 = 33 और ये पैट्रिक इविंग्स जर्सी नंबर था, ठीक है। तो ये हो गया और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है दोनों मीन्स प्राइमरी बोन ट्यूमर में बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर ये दोनों कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ लें, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक। तो अब हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ छूटा है। ये सारी हम बात कर लिए कि इसकी प्रोग्नोसिस जो होगी पुअर होगी और प्राइमरी की प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, ये सब देख लिए हैं। और कॉन्ड्रोसार्कोमा इविंग सार्कोमा ये सब बात कर चुके और इसमें भी हम सब बात कर चुके, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पिछली वीडियो में रह गई थी, इस वजह से इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर दिए कि ये जो लाइन है इसका कहने का मतलब है कि मेटास्टेटिक डिजीज़ जो होगी ये ज़्यादा कॉमन होगी, यानी बोन के जो कैंसर हैं वो मेटास्टेसाइज होकर कहीं से आते हैं, ठीक है, तब बोन में रेसिड्यू करते हैं, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जो बोन के प्राइमरी ट्यूमर होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं, यही इस लाइन में बताया गया। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी यहाँ बिनाइन के ताल्लुक से कि जो C या O से स्टार्ट होंगे वो वाले मोर कॉमन होंगे बॉयज़ में, तो इसमें हम देख लिए थे। ये रूल हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में नहीं काम करता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।